इस वीडियो से हम लोग जो 9th क्लास का हमारा एग्ज़ाम पेपर अभी आया था उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं और समझने वाले हैं कि जो 9th क्लास में हमारा सोशल साइंस का पेपर आया था मिड टर्म का, उसको कैसे ठीक तरीके से करना था वो मैं इस वीडियो की सीरीज़ में समझाने वाली हूँ। इस वीडियो में हम पूरा क्वेश्चन पेपर कवर नहीं कर पाएंगे, बट कुछ क्वेश्चन हम इस वीडियो में कवर करेंगे। जो बाकी के रह जाएंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और मैं ट्राई करूँगी कि जो भी चीज़ें मुझे लगता है एग्ज़ाम में समझ में आनी चाहिए थी, जो भी डिफ़िकल्टीज़ आपको आई हैं वो इस वीडियो में कवर हो जाए। इसके अलावा कोई भी चीज़ें रह जाती हैं, आपको लगेगा कि वो चीज़ हमको समझ में नहीं आई है, तो आप कमेंट्स में लिख के मेरे से मुझे बता देंगे ताकि मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से और ज़्यादा क्लियर कर पाऊँ। तो हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर को कैसे हमको करना था, स्टार्टिंग कैसे करनी थी। देखिए, जब भी हमको कोई भी एग्ज़ाम पेपर मिलता है, चाहे वो सोशल साइंस का हो या किसी भी सब्जेक्ट का हो, आपको हमेशा उसके लिए रीडिंग टाइम मिलता है और वो रीडिंग टाइम आपका होता है सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए। आपको एकदम से करना क्वेश्चन पेपर कभी भी स्टार्ट नहीं करना होता है, इसके लिए आपको अलग से 15 मिनट्स दिए जाते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना होता है, जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिले सबसे पहले तो आपको देखना होता है कि कोई भी पेज उसमें मिसिंग तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आपको कम पेजेस मिल जाए क्वेश्चन पेपर में, कुछ पेज मिसिंग हो और आपको लगे कि इतना ही पेपर है, तो आप इस वजह से पेपर छोड़ाओ कि जैसे कि 1 नंबर के बाद सीधा 6 नंबर पेज नंबर स्टार्ट हो गया, बीच के मिसिंग है, क्योंकि हर पेज पे नंबर होता है। कोई भी पेज मिसिंग होगा तो उस पर वो नंबर भी मिसिंग होगा। तो आपको हमेशा चेक करना है कि आपको सही क्वेश्चन पेपर मिला है कि नहीं। उसके बाद में आपको ये फर्स्ट पेज ज़रूर पढ़ना होता है, जहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सामान्य निर्देश दिए गए होते हैं। उसको पढ़ने से हमको ये पता चलता है कि कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स के हैं, वो किस तरीके के क्वेश्चन हैं, उसमें कितने शब्दों में लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना होता और कम नहीं लिखना है। बहुत ज़्यादा चीज़ें हम लिख देंगे तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है लिखने का। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमको नहीं देनी है, क्योंकि एग्ज़ाम पेपर इसी तरीके से बना होता है, लिमिटेड टाइम में हमको जो इन्फॉर्मेशन हमसे मांगी गई है वो हमको क्वेश्चन पेपर में आंसर करके बतानी है। ज़्यादा लिख देंगे एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलेंगे, कम लिख देंगे तो भी हमको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो हमको ये भी देखना है कि वो 1 मार्क का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का है, 3 का है, 4 का है, उसी के हिसाब से हमको करना होता है। जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि आपको खंड खा, खंड गा, घा, ड़ा और चा, ये सारे इसमें सेक्शंस हैं, खंड हैं। और इस प्रश्न पत्र में कुल 37 प्रश्न हैं। तो यहाँ पे देखो, आपको स्टार्टिंग में बताया भी गया कि 37 प्रश्न है। अगर इनमें से कोई प्रश्न मिसिंग है तो आपको तुरंत टीचर को हमेशा बताना होता है कि आपके पेपर में क्वेश्चन मिसिंग है। उसके अलावा देखो, लिखा हुआ है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। कुछ प्रश्नों में हालांकि आंतरिक चयन भी दिया गया है, मतलब कि आपको 2 ऑप्शन उसमें से मिल जाएंगे, बट करने सभी हैं। और सारे क्वेश्चन के आगे उनके मार्क्स लिखे हुए हैं। और देखिए, ये जो 5th पॉइंट में लिखा हुआ है कि जो खंड खा है इसमें 2 अंक वाले अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और प्रत्येक प्रश्न के लिए 40 शब्द से अधिक का उत्तर नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो ये 21 से लेकर 24 तक के क्वेश्चन थे उनका आंसर आपको 40 शब्दों या उससे कम में ही देना है, इससे ज़्यादा क्रॉस नहीं करना है। आप कर दो कि आपको कोई एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं मिलना है, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट सीधा आंसर करना है। खंडगा के क्वेश्चन थोड़े से लॉन्ग है, 3 अंक वाले हैं और इसके जो शब्द हैं वो 60 शब्दों से ज़्यादा का इसका आंसर हमको नहीं लिखना है। इसी तरीके से 5 मार्क्स वाला है और 4 वाला भी है, केस आधारित प्रश्न। उसके बाद में भूगोल का एक मानचित्र का कार्य भी है, उसमें आपको मानचित्र में आपको पॉइंट आउट करना है। इसका देखो 37 में दृष्टि बाधित के लिए भी दिया गया है। कुछ बच्चों ने इस बार क्या किया था, दृष्टि बाधित जो छात्र होते हैं, यानी कि जो बच्चे देख नहीं सकते, उनको मैप नहीं दिया जाता करने के लिए, बल्कि उनसे उन जगहों के बारे में पूछा जाता है। तो कई लोगों को लगा ये भी हमको करने थे, उनको कर दिया तो उसको कोई मार्क्स तो मिलेगा नहीं, क्योंकि आपके लिए वो क्वेश्चन नहीं थे, वो क्वेश्चन उन बच्चों के लिए थे जो देख नहीं सकते हैं। और जो बच्चे देख सकते हैं उनको मानचित्र में ही पॉइंट आउट करके या मार्क करके बताना था। जिन लोगों ने भी खाली उनके भी क्वेश्चंस को कर दिया, उसको कोई मार्क्स नहीं मिलने थे। तो आपको ये सारे इसलिए इंस्ट्रक्शन हमेशा पढ़ने होते हैं।
तो हम लोग सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बहुविकल्पीय प्रश्न है। बहुविकल्पीय का मतलब है ऐसे प्रश्न जिसमें कि आपको 4 ऑप्शंस दिए गए होंगे और आपको सही प्रश्न को, सही आंसर को उसमें से टिक करना है। जैसे कि पहला प्रश्न है, इसमें आपको सीधे सीधे चीज़ें पूछी जाएंगी। 4 ऑप्शन होंगे कि निम्नलिखित में से रबी की फसल कौन सी है। तो ये आप तभी कर पाओगे जब आपको रबी की फसल पता होगी कौन सी होती है। ज्वार, चावल, बाजरा और गेहूँ। इसका करेक्ट आंसर गेहूँ था। तो इसमें आप ज़्यादा दिमाग नहीं लगा सकते, ये आपको रिकॉल करने पे ही है कि आपने इसको अगर पता होगा तभी अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो ये आपको चीज़ें पता होनी चाहिए। दूसरा प्रश्न था, इसमें कुछ बच्चों ने गड़बड़ी की थी। ये कैसे करना होता है ये मैं आपको भी समझा रही हूँ। प्रश्न था, अफ्रीका में चरवाहा जीवन के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला इसमें स्टेटमेंट था, चराई भूमि के बड़े क्षेत्रों को शिकारगाहों में बदल दिया गया। दूसरा था, पशुपालकों को इन क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। तीसरा स्टेटमेंट था, सेरेंगेटी राष्ट्रीय उद्यान 14,763 वर्ग किलोमीटर मसाई चराई भूमि में बनाया गया था। अब देखिए ये जो प्रश्न करेंगे इसमें हमको सही विकल्प छांटने थे कि क्या ऐसा है या नहीं है। तो इसके लिए देखो हमको स्टेटमेंट्स पता होने चाहिए और इसमें हम थोड़ा सा दिमाग भी लगा सकते हैं अगर हमको सारे के सारे ऑप्शंस नहीं पता है। इसमें हमको सही स्टेटमेंट्स को छांटना था। तो चराई भूमि के बड़े क्षेत्रों को शिकारगाहों में बदल दिया था। ये हमने पढ़ा था कि चराई भूमि को बदल दिया गया था क्योंकि जो भी साम्राज्यवादी लोग थे, जैसे कि अंग्रेज़ लोग थे, उन्होंने काफ़ी कंट्रीज़ पे अपना कब्जा किया था। तो उन लोगों ने जो भी चरागाह वाली भूमि थी उनको शिकारगाहों में, यानी कि शिकार करने वाले जगहों में उन्होंने उसको चेंज कर दिया था। ये हमने चैप्टर में पढ़ा है। तो हमको ये स्टेटमेंट ठीक लगता है तो हम इसको राइट करेंगे। दूसरा स्टेटमेंट को भी चेक करेंगे क्या वो सही है कि नहीं है। पशुपालकों को इन क्षेत्रों में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। तो ये तो बिल्कुल ठीक ही लग रहा है हमको, क्योंकि पशुपालकों से हमको बैन ही किया गया था कि वो चराई वाली भूमि में नहीं आएंगे, इसीलिए उनकी लाइफ में प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। तीसरा स्टेटमेंट था, सेरेंगेटी राष्ट्रीय उद्यान 14,763 वर्ग किलोमीटर की मसाई चराई भूमि पर बनाया गया था। तो ये भी हमारे लेसन में दिया गया था, चरवाहे वाले लेसन में, कि सेरेंगेटी अलग से उसके बारे में बताया गया था। और देखिए सेरेंगेटी जैसे कि नाम से ही हमको लग रहा है कि ये एक इंडियन नेम नहीं लग रहा है। तो मसाई भूमि कहाँ पे थी, वह अफ्रीका में थी। मसाई अफ्रीका में रहते हैं। तो यहाँ से भी हम पहचान सकते थे कि मसाई लोगों का ही हो सकता है ये सेरेंगेटी राष्ट्रीय उद्यान। तो इस तरीके से हमको अगर तीनों स्टेटमेंट ठीक लग रहा है तो हमको तीनों पे ही राइट ऑप्शन पे टिक करना था, जिसका इसका सही आंसर था डी। तो इसके लिए आपको सारी स्टेटमेंट्स पता होनी चाहिए, तभी आप इसको सही कर पाओगे। और हमको ध्यान से चूज़ करना होता है। तीनों ऑप्शन या 4 ऑप्शन जितने भी ऑप्शंस में दिए गए हैं उनको ध्यान से देखना होता है। एक भी हमने अगर इधर उधर कर दिया तो पूरा आंसर ही गलत होगा और आपको कोई मार्क नहीं मिलेगा। थर्ड वाला क्वेश्चन भी याददाश्त पे बेस्ड था। ये आपको पता होना चाहिए कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर नहीं गुजरती है। कुछ लोग ने क्या किया, इसको जल्दीबाजी में पढ़ लिया कि कर्क रेखा किन राज्य से होकर गुजरती है, नहीं शब्द को नहीं पढ़ पाए। तो ये हमको ध्यान से पढ़ना होता है। तो कुछ लोगों ने गुजरात भी आंसर किया है क्योंकि उनको लगा कि ये पूछा कि कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो आपको ध्यान से पढ़ना है। इसका सही आंसर था डी। फोर्थ वाला भी आपको याद करने वाला ही प्रश्न था कि नेल्सन मंडेला द्वारा निम्नलिखित आत्मकथा का शीर्षक है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। उसी तरीके से ये भी फिफ्थ भी रिकॉल वाला है जो आपको याद करना था कि 1933 या 1934 के दौरान मसाई रिजर्व में आधे से अधिक मवेशी सूखे के कारण मारे गए। ये जितने प्रश्न थे वो ऐसे प्रश्न थे जिनका आंसर अगर आपने लेसन ध्यान से पढ़ा है, क्लास में पढ़ाया जैसे गया था, आपने उसको ध्यान से सुना है तो ही आप इनको कर पाएंगे। इसमें आप ज़्यादा बना के आंसर्स नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपको को इसमें ऑप्शन ही टिक करना है। 6 वाले क्वेश्चन में काफ़ी लोगों ने गड़बड़ी की थी और ये बहुत इजी क्वेश्चन था। इसको भी देखो हमको कैसे समझना था। इसमें पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लोकतंत्र की कमी को दर्शाता है। कमी का मतलब क्या होगा कि कोई चीज़ ऐसी है जो ठीक से कार्य नहीं कर पा रही है तो उसकी कमी को हमको देखना है। अब हमको देखना था, हमको इसमें लोकतंत्र की खासियत नहीं पूछी थी बल्कि ये पूछा गया था कि इसमें लोकतंत्र की कौन सी
कमी है, कौन सा ऐसा काम है जो लोकतंत्र किसी देश में हो तो भी वो उसको नहीं कर पाएगा। 4 ऑप्शन थे। पहला था निर्णय लेने में देरी। क्या आपको ऐसा लगता है कि निर्णय लेने में देरी लोकतंत्र में होती है? दूसरा है शासन का जवाबदेह स्वरूप। तीसरा था नागरिकों के सम्मान को बढ़ावा। चौथा था निर्णय लेने की गुणवत्ता को बढ़ाता है। अब देखिए यहाँ पे पूछा गया था लोकतंत्र की कमी को दर्शाना है, यानी कि नेगेटिव चीज़ क्या है लोकतंत्र की। अभी ज़्यादातर हमने जो पढ़ते हैं लोकतंत्र के बारे में उसका हम फ़ायदे पढ़ते हैं कि इसमें जनता शासन को चुनती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लोगों को सरकार में या शासन व्यवस्था में भाग लेने को मिलता है और सरकार चुनने की उनको अधिकार मिलता है। लेकिन कौन सी चीज़ उसमें कमी है ये हमको डिसाइड करना था और ढूंढना था। तो बच्चे इसका ऑप्शन था फर्स्ट वाला, निर्णय लेने में देरी। क्योंकि आप सोचो कि जब भी लोकतंत्र होगा उसमें काफ़ी सारे लोग चुने जाएंगे, काफ़ी सारी सरकारें होती हैं, केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकारें होती हैं और पंचायती सरकार भी होती है, काफ़ी सारी पार्टीज़ होती हैं विपक्ष की और पक्ष की। तो इतने सारे लोग होते हैं जो शासन व्यवस्था को संभालते हैं। तो लोकतंत्र में क्या होता है, एक ही आदमी डिसाइड नहीं कर सकता है कि हम ये करने वाले हैं, उनको सारी पार्टी से और सब लोगों से बात करना पड़ता है। और अगर गठबंधन वाली सरकार है, यानी कि बहुत सारी पार्टीज़ ने मिलकर अगर सरकार बनाई है, तो उनको और समय लगेगा। तो यानी कि निर्णय लेने में देरी होती है। अब एकदम से निर्णय नहीं ले सकते। अगर मान लीजिए कोई राजा है, राजतंत्र में राजा होता है, तो उसको तो किसी से पूछना ही नहीं है, उसको जो करना होगा वो कर लेगा, यानी कि वो तेज़ी से निर्णय ले सकता है। सेम ऐसे ही अगर आर्मी वाली तानाशाह सरकार है या आर्मी की सरकार है, सेना का शासन है, तो वहाँ पे भी एक ही आदमी होगा जो सरकार में होगा, तो वो भी फास्ट निर्णय लेगा। लेकिन लोकतंत्र में ये चीज़ें नहीं हो पाएंगी। इसीलिए ये क्या है, लोकतंत्र की एक कमी है। बाकी सारे जो तीनों दिए गए थे वो लोकतंत्र के फ़ायदे बताए गए थे। तो यानी कि ये अगर हम उसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ते हैं क्वेश्चन को, तो इसमें एक ही थी जो कमी थी, उसको हमको आइडेंटिफाई करना था। 7th में था नेल्सन मंडेला ने रंगभेद के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था। तो बच्चे ये बहुत इजी क्वेश्चन था, पूरा साउथ अफ्रीका के ऊपर ही, दक्षिण अफ्रीका के ऊपर ही लेसन था ये हमारा, जहाँ पे रंगभेद का आंदोलन हुआ था। तो इसका आंसर था ए। उसके बाद 8th क्वेश्चन में आपको सही विकल्प चुनना था। तो यहाँ पे भी देखिए ये कुछ मैप वाला प्रश्न है, जैसे कि मैंने आपको क्लास में मैप भी समझाया गया था कि कहाँ पे कौन से पहाड़ हैं, कहाँ पे कौन सी पर्वतमालाएं हैं। तो ये आपको उनकी पोजीशन कहाँ पर है और उनकी जो भी विशेषताएं हैं हिमालय की, वो सब आपको याद होनी चाहिए थी, पता होनी चाहिए थी। याद भी नहीं तो एटलीस्ट पता होनी चाहिए थी, और उसमें थोड़ा सा दिमाग लगा के भी करते तो क्वेश्चन सही हो जाता। देखिए स्टेटमेंट्स देखते हैं। पहला है निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच लंबवत घाटियों को दून के नाम से जाना जाता है। तो ये ठीक है, जैसे कि देहरादून है और जो बहुत सारे जो दून वाले हैं, ये सब घाटियाँ होती हैं और ये सब लंबी लंबी घाटियाँ होती हैं लंबवत। ये चैप्टर में भी था स्टेटमेंट, ये ठीक था कि इनको दून के नाम से जाना जाता है। दूसरा स्टेटमेंट था सतलुज और काली नदी के बीच हिमालय के भाग को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो ये भी लेसन में ही था कि सतलुज और काली नदी के बीच का जो हिमालय का पार्ट है उसको कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। थर्ड स्टेटमेंट देखो, हमको ध्यान से देखना था, थर्ड में थी गड़बड़ी। मिजो हिल्स और नागा हिल्स पूर्वी घाट के दक्षिण पूर्व में स्थित हैं। ये गलत है, पूर्वी घाट में ये वाली हिल्स नहीं है, बल्कि ये हमारी नॉर्थ ईस्ट में, उत्तरी पूर्व में है। एकदम ये ऑपोजिट था, ये मिजो हिल्स और नागा हिल्स। देखो यहाँ पे स्टेट्स के नाम भी दिए गए हैं, मिजो हिल्स है मिजोरम में और नागा हिल्स है नागालैंड में। अगर हम इस स्टेट्स के नाम ही आइडेंटिफाई कर लेते तो हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होता, यानी कि थर्ड स्टेटमेंट गलत था। फोर्थ है माउंट एवरेस्ट भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये भी गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि भारत की सबसे ऊंची चोटी नहीं है माउंट एवरेस्ट। भारत की सबसे ऊंची K2 है, कंचनजंगा है। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है और वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है। तो यानी कि सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट जो था वो रॉन्ग था। तो इसका सही आंसर था ए। 1 एंड 2 जो स्टेटमेंट थी वो करेक्ट थी। इसके बाद वाले जो दोनों प्रश्न हैं वो याद करने और समझने वाले थे कि तट किसे कहते हैं, प्रायद्वीप किसे कहते हैं, द्वीप किसे कहते हैं। ये आपको पता होंगे तो ही आप इसको कर पाएंगे। और इसके बाद में
जो अगला प्रश्न था वो भी काफ़ी आसान था कि शासन का ऐसा स्वरूप जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, तो ये तो हमने कई बार समझा है कि उसको लोकतंत्र कहते हैं। तो ये बहुत ही ईजी वाला प्रश्न था। तो ये सब याद होने वाले और पता होने वाले प्रश्न थे जो आपको अपने लेसन को ध्यान से पढ़ा है, तो ये सारे जो टर्म्स हैं ये आपने समझी हैं तो ही आप इसको कर पाएंगे। इसके बाद अगला प्रश्न था कि प्राचीन काल से नदी के तट को लोगों ने क्यों आकर्षित किया। तो ये भी हमने कई बार समझा है कि देखो, जल की जहाँ पे अवेलेबिलिटी होगी, जहाँ पे जल आसानी से मिल जाएगा, वहाँ पे ज़्यादा लोग रहना चाहेंगे, क्योंकि जल हमारी सबसे बुनियादी चीज़ है, जल के बिना हम काम नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे तीनों ही जो स्टेटमेंट थे वो ठीक थे कि जल एक बुनियादी प्राकृतिक संसाधन है। नदियाँ सिंचाई के लिए पानी प्रदान करती हैं और नदियाँ नौ संचालन की सुविधा भी प्रदान करती हैं। यानी कि अगर हमको नाव से सामान लेके कहीं जाना है तो हम आसानी से लेके जा सकते हैं। तो यानी कि सारी स्टेटमेंट्स में ठीक थी, तो इसका आंसर था डी। 12th में क्या है, आपको ये याद करने वाला प्रश्न था कि कब संविधान को अंगीकृत किया। देखिए, दो स्टेटमेंट्स होते हैं, भारत में कब संविधान लागू हुआ और कब अंगीकृत किया। तो अंगीकृत वो दिन था जिस दिन संविधान हमारा बन के तैयार हो गया था और हमने उसको अपना लिया था। अपनाने में और लागू करने में ये दोनों अलग अलग दिन हैं। तो 26 नवंबर 1949 को भारत ने संविधान को अंगीकृत किया था, यानी कि अपना लिया था, और 26 जनवरी 1950 को हमने अपने संविधान को लागू कर दिया था। तो ये दोनों अलग अलग दिन हैं। जिस दिन संविधान लागू हुआ था उस दिन को हम 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, और संविधान दिवस को हम किस दिन मनाते हैं, 26 नवंबर 1949 को। तो अंगीकृत के लिए आपको ये हमेशा याद रखना, ये लेसन में भी था कि कब अंगीकृत किया था। ये दोनों अलग अलग प्रश्न हैं, तो हमको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इसका सही आंसर था ए। इसके बाद 13th मैंने आपको समझाया था कि सारे प्राथमिक क्षेत्र वो प्राथमिक क्षेत्र होते हैं जिसमें कि अगर कोई भी चीज़ अगर हम ले रहे हैं वो डायरेक्ट अगर हम नेचर से लेते हैं, प्रकृति से लेते हैं, तो वो सभी प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधियाँ होंगी। जैसे कि खेती करना है, बागवानी करना है, रेशम का पालन करना है, फलों की खेती करनी है, फूलों की खेती करनी है, मछली पालन है, या कोई भी वाटर एनिमल को अगर हम पाल रहे हैं, या फिर अगर हम फार्म एनिमल को पाल रहे हैं जैसे कि मुर्गी है, बकरी है, गाय है, भैंस है, इनसे जो हमें चीज़ें मिले सबकी सब प्राथमिक क्षेत्र की ही होंगी। अगर उन चीज़ों से कुछ और चीज़ें बन रही हैं, जैसे कि हमने खुदाई की और वहाँ से हमने निकाला लोहा, तो वो तो प्राथमिक क्षेत्र से आएगा। उस लोहे से हमने कार बना ली है, तो वो किस क्षेत्र में आएगी, द्वितीय क्षेत्र में। कोई भी चीज़ अगर हम प्राथमिक क्षेत्र से लेके उसको यूज़ करके कुछ और बनाते हैं, वो सबकी सब चीज़ें द्वितीय क्षेत्र में आती हैं। तीसरा क्षेत्र क्या होता है, सर्विस क्षेत्र, यानी कि जहाँ पे कुछ बन नहीं रहा होता है, जहाँ पे लोग काम कर रहे होते हैं, किसी भी सेवा के लिए, किसी और के लिए काम कर रहे होते हैं। जैसे कि डॉक्टर एक सेवा का कार्य करता है, वो कुछ बना नहीं रहा होता, वो लोगों की बीमारी में उनकी मदद करता है। टीचर्स कुछ बना नहीं रहे होते, वो छात्रों को पढ़ाते हैं। उसी तरीके से गार्ड है, वो देखभाल ही करता है बिल्डिंग की। जो ड्राइवर्स होते हैं वो बस को चलाते हैं। तो ये सारी चीज़ें किस में आएंगी, तृतीय क्षेत्र में। और आर्थिक गतिविधियाँ वो गतिविधियाँ होती हैं जिसमें कि आर्थिक चीज़ें होती हैं। आर्थिक मतलब पैसे वाली चीज़ें, ईजी लैंग्वेज में। तो जिन भी काम को करने से पैसे मिलते हैं, जैसे कि एक फल वाला है, वो फल बेच रहा है, फल बेचने के बदले में पैसे ले रहा है, तो वो एक आर्थिक गतिविधि है। अगर मान लीजिए वही आदमी पैसे नहीं ले रहा है अपने फल बेचने के, वो फल बांट रहा है किसी को, तो वो गैर आर्थिक गतिविधि होगी, क्योंकि वो उसके लिए पैसे नहीं ले रहा है। तो इसीलिए जैसे कि इसमें 4th ऑप्शन था, परिवार के लिए खाना पकाना। अब कोई परिवार के लिए खाना पकाता है अपने घर वालों के लिए, तो उसके लिए पैसे नहीं चार्ज करता है, तो ये कौन सी गतिविधि होगी, फर्स्ट वाली, गैर आर्थिक गतिविधि। तो इसको ऐसे ही करना था। 14 जो क्वेश्चन था वो याद करने वाला प्रश्न था कि कावेरी नदी द्वारा बनाया गया भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है शिव समुद्रम। 15 जो क्वेश्चन है ये बहुत आसान प्रश्न था। इसमें गड़बड़ी काफ़ी लोगों ने सिर्फ इस वजह से की क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन को ठीक से नहीं पढ़ा। क्वेश्चन में ही आधा आंसर दिया गया था। जैसे कि देखिए, अगर हम क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े, इसमें लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन पशुपालक खानाबदोशों की सबसे सही व्याख्या करता है। किसके बारे में पूछा गया है, पशुपालक खानाबदोश, यानी कि ऐसे लोग जो पशुओं को पालते हैं और खानाबदोश होते हैं। या खानाबदोश मतलब जो एक जगह से दूसरी जगह
घूमते रहते हैं। तो कौन से लोग पशु को पालते हुए यहाँ से वहाँ घूमते रहते हैं, उनके बारे में हमको बताना था। पहला था ग्रामीण जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी ग्रामीणों के पास में पशु वो पालने का काम करते हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है। दूसरा है वे लोग जिनके पास रहने के लिए कोई स्थान नहीं होता, तो ऐसे लोग खानाबदोश हो सकते हैं, लेकिन वो लोग ज़रूरी नहीं कि उनके पास पशु भी हो। तीसरा है चरवाहे जो अपने मवेशियों के झुंड के लिए चरागाह की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। देखिए यही इसका सही आंसर था, राइट आंसर था, क्योंकि इसमें दिया गया चरवाहे। चरवाहे मतलब उनके पास एनिमल्स तो होंगे ही होंगे, पशु तो होंगे ही होंगे। तो ऐसे पशु वाले लोग जो अपने मवेशियों के साथ दूसरी जगह जाएंगे, यानी कि खानाबदोश हो गए, तो वो लोगों को चरवाही ही बोला जाएगा, है ना। वही लोग जाएंगे तो वही होंगे पशुपालक खानाबदोश। तो क्वेश्चन में ही था कि पशुपालक हैं, यानी कि उनके पास में एनिमल्स होना ज़रूरी है, तभी वो खानाबदोश और चरवाहे में काउंट होंगे। डी ऑप्शन था जो लोग आनंद के लिए कई स्थानों पे घूमते रहते हैं। तो वो तो हम लोग भी घूमने के लिए कई जगह जाते हैं, तो हम लोग खानाबदोश पशुपालक तो नहीं होंगे। तो डी ऑप्शन तो वैसे ही सबसे ज़्यादा रॉन्ग था। तो इसका आंसर था सी। अगर आपने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा है तो आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी थी इस स्टेटमेंट को करने में। 16 में है कौन सा कथन झीलों के संदर्भ में सही नहीं है। इसमें भी हमको नहीं वाली चीज़ ढूंढनी थी, जो झीलों के बारे में नहीं सही है। पहला है कि नदियों के प्रवाह को विनियमित करने में मदद करता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो नदियों की हाँ ये मतलब ये ठीक है, ये वाला सॉरी मैंने गलत बोल दिया। नदियों के प्रवाह को ये विनियमित करने में मदद करता है, क्योंकि झीलों में क्या होता है ना, झीलों में अगर कभी नदियों में बाढ़ आ जाए तो वो अपना सारा पानी, जो एक्स्ट्रा पानी होता है, वो झीलों में छोड़ देती हैं। उससे क्या होता है, पानी का मैनेजमेंट हो जाता है, झीलों को भी पानी मिल जाता है और जो नदी का जो एक्स्ट्रा पानी था वो मैनेज हो जाता है, उससे फिर बाढ़ वगैरह नहीं आती, यानी कि वो विनियमित करने में मदद करती है। उसके बाद है बी, इसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। तो झीलों का काम ये होता है बाढ़ को आने से रोकना, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, वो बाढ़ के पानी को रोकती हैं, क्योंकि वो झीलों में जो भी अगर बाढ़ आ गई नदियों में तो उसको स्टोर कर लेती है। उससे झील बाढ़ का जो नुकसान होता है और बाढ़ का जो बहुत ज़्यादा फैल जाती है उसमें कमी आ जाती है। सो इसका जो रॉन्ग आंसर था बी, हमको यहीं से पता चल गया है। इसके बाद है जल विद्युत के विकास के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल किया जाता है। अगर हम वहाँ पे टरबाइन वगैरह या जल चक्की लगा लेते हैं तो वहाँ पे उसके बिजली का निर्माण किया जा सकता है। प्राकृतिक सुंदरता को तो बढ़ाती ही हैं झीलें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी झीलें जहाँ पे लोग पिकनिक मनाने के लिए, उनके पास में देखने के लिए, घूमने के लिए जाते हैं। तो बी को छोड़ के सारे ऑप्शन गलत है। इसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती नहीं है, बल्कि ये बाढ़ को मैनेज करने में या बाढ़ के प्रभाव को कम करने में सहायता करता है। इसके बाद सबसे जो मुश्किल प्रश्न हमको लगता है 16 वाला, इसमें काफ़ी लोगों ने गलतियां की हैं। अब इसको करना कैसे था वो मैं आपको यहाँ से समझाती हूँ। देखिए इस तरीके के प्रश्नों में क्या होता है ना, आपको पहले ही समझा दिया गया था कि क्या हमको इसमें से ढूंढना है। इसमें दो तरीके की आपको स्टेटमेंट्स दी गई होती है। पहला एक स्टेटमेंट दिया हुआ होता है, एक अभिकथन दिया होता है, दूसरा उसी अभिकथन का कारण दिया गया होता है। हो सकता है कि दोनों स्टेटमेंट ठीक हो सकता है कि दोनों स्टेटमेंट गलत हो सकता है कि पहली स्टेटमेंट ठीक हो और दूसरी स्टेटमेंट भी ठीक हो, बट वो उसका कोई कारण नहीं हो, वो कुछ अलग ही बात कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें हमको समझनी पड़ती है कि क्या दोनों स्टेटमेंट पर, तो ये देखना होता है ठीक है कि नहीं, और अगर दोनों ठीक है तो पहले उसमें से गलत या सही को हमको आइडेंटिफाई करना होता है। अगर हमने उसको आइडेंटिफाई कर लिया कि कौन सी सही है कौन सी गलत है, उसके बाद ये देखना होता है कि क्या जो कारण है वो पहली वाली स्टेटमेंट को प्रूफ कर रहा है कि नहीं। तो आपको देखिए यहाँ पे पहले ही ऑप्शंस बता दिए गए थे A B C और D। ए वाले में क्या था, अभिकथन ए और कारण दोनों सत्य हैं, कारण आर अभिकथन ए को सही से व्याख्या करता है। तो अगर ऐसा दिए हुए हैं दोनों ऑप्शन में तो पहला वाला चूज़ करना था। दूसरे में था कि अभिकथन ए एवं कारण आर दोनों साथ सही हैं, लेकिन कारण आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, यानी कि स्टेटमेंट्स दोनों के दोनों ठीक है लेकिन वो दोनों आपस में लिंक नहीं है, वो दोनों को डिफाइन नहीं कर रहे हैं, उनको ठीक से नहीं समझा पा रहे हैं, अलग अलग बातें कह रहे हैं। तो अगर ऐसा हमको ऑप्शन में दिख गया तो बी वाला ऑप्शन सही था। सी में क्या था, अभिकथन ए सही था और उसका जो कारण था आर वो गलत था।
उसी तरीके से था कि कारण गलत था और व्याख्या सही थी, तो हमको इस तरीके चूज़ करना पड़ता है। तो अभी हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि क्या इनमें दिया गया था और कैसा था। देखिए सबसे 17 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारतीय संघ का सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट 2004 समुद्र के पानी में डूब गया था, ये पहला स्टेटमेंट है। तो पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि क्या वो डूब गया था, ऐसा हुआ है क्या, क्या भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। तो ये हमारे लेसन में दिया गया कि जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट, और ये 2004 में जब समुद्र के पानी में डूब गया, यानी कि अगर हम इसको अभी देखने जाएं तो ये हमको नहीं दिखाई देगा क्योंकि समुद्र में डूब चुका है। अब ये डूबा कैसे था, इसी का कारण आर दिया हुआ है नीचे। 2004 में क्या हुआ था, भारतीय द्वीप समूह और तटीय क्षेत्र एक विशाल सुनामी की चपेट में आ गए थे। ये बिल्कुल ठीक है, इसी वजह से इंदिरा पॉइंट डूबा था। यानी कि दोनों स्टेटमेंट देखो ठीक है, पहले तो हमने ये आइडेंटिफाई कर लिया कि दोनों की दोनों जो कथन है वो ठीक है, और जो आर कथन है वो ए वाले कथन के ही कारण की व्याख्या कर रहा है, यानी कि वो बता रहे कि ऐसा क्यों हुआ था। यानी कि दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं और जो कारण है वो उसको बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है। इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या होना था, ए। इसी तरीके का जो प्रश्न था वो 18 था, इसमें भी हमको देखना है। एक खेत मजदूर को सरकार द्वारा निर्धारित मजदूरी नहीं मिलती। क्या आपको लगता है कि खेतों में जो मजदूरों को मजदूरी मिलती है वो सरकार द्वारा निर्धारित ही मिलती है? तो ये हमको ठीक लग रहा है क्योंकि ऐसा होता है कई बार। खेतों में क्या होता है कि अपनी मर्जी से जो खेतों के मालिक होते हैं वो पैसा दे देते हैं और लोग मजदूरी में उतने ही मजदूरी में काम करने को तैयार हो जाते हैं। तो ये हमको पहला स्टेटमेंट ठीक लग रहा है। दूसरा देखते हैं कि एक खेत मजदूरों के बीच काम करने के लिए भारी प्रतिस्पर्धा को देखकर कम मजदूरी पर काम करने के लिए तैयार है। यानी कि दूसरा स्टेटमेंट भी ठीक है क्योंकि ऐसा ही होता है। क्यों उनको मजदूरी कम मिलती है, क्योंकि उनके बीच में बहुत ज़्यादा कंपटीशन होता है, क्योंकि लोग काम करने वाले ज़्यादा हैं, उनके पास काम है नहीं, तो जितने कम से मतलब उनको अगर कम रेट में भी उनको काम करने को मिल जाए, कम मजदूरी में, तो वो उसको भी करेंगे क्योंकि काम करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं खेतों में। तो खेत का मालिक जितने भी पैसों में काम कराना चाहे उनसे करा लेता है और उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। यानी कि दोनों स्टेटमेंट ठीक हैं और जो कारण आर है वो अभी कथन ए की ही व्याख्या कर रहा है, उसी को आगे एक्सप्लेन कर रहा है। तो यानी कि इसका ऑप्शन ए सही था। दूसरा अगला प्रश्न है 19। टाइट चर्च द्वारा लगाया गया कर था, ये ठीक था क्योंकि चर्च ने लगाया था। दूसरा था कि यह कर कृषि उपज का 20% था। तो देखिए अगर हम देखें तो इसका जो ये आर था स्टेटमेंट, ये हमको गलत लग रहा है क्योंकि ये कृषि उपज पे नहीं था, है ना, कृषि का से रिलेटेड नहीं था। यानी कि इसमें क्या था, स्टेटमेंट ए ठीक है और जो उसका कारण है आर वो गलत है। यहाँ से हमको आइडेंटिफाई इसमें से करना था। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या था, वर्ष 2002 में पाकिस्तान में एक जनमत संग्रह का आयोजन किया गया था। तो ये हुआ था, ये हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जनमत संग्रह का आयोजन किया गया था। उसके बाद है जनमत संग्रह के आधार पर परवेज़ मुशर्रफ को राष्ट्रपति के रूप में 7 साल का विस्तार दिया गया था। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत है, ये 7 साल के लिए नहीं दिया गया था। तो ये हमने अगर चैप्टर को पढ़ा है तो ही हमको याद हुआ होगा और हम इसको यहाँ से आइडेंटिफाई करके इसको रॉन्ग कर सकते हैं। यानी कि 20 का आंसर क्या होगा, सी। यानी कि ए वाला जो कथन था वो सही था और जो आर इसका जो कारण था वो गलत था। यानी कि इसका राइट ऑप्शन क्या होना था, सी। 21वें प्रश्न में आपको देखो 2 क्वेश्चन करने थे, कोई भी एक करना था। जब भी अथवा लिखा होगा तो दोनों में से एक करना होता है। बहुत ही आसान प्रश्न है ये। आपको अगर नहीं भी आता था, अगर हमने ध्यान से पढ़ा है, आपको उनके टर्म्स का मतलब पता है तो आपको इसको कर सकते थे। क्वेश्चन है आर्थिक गतिविधियों को उदाहरणों के माध्यम से स्पष्ट कीजिए। तो पहले तो हमको ये बताना होता है कि आर्थिक गतिविधियाँ होती क्या है। तो आर्थिक गतिविधियाँ क्या होती हैं, ऐसे कार्य जिनको करने के लिए पैसे मिलते हैं या जिनके बदले में कार्य करने के लिए पैसे हमको देने पड़ते हैं या जिनको करने से लोग पैसे कमाते हैं। सीधे सीधे आप ऐसा लिख सकते थे और उसके लिए उदाहरण दे सकते थे, जैसे कि सब्जी वाला के द्वारा सब्जियों का बेचना, या फिर डॉक्टर के द्वारा लोगों का इलाज करना, क्योंकि वो इलाज करता है उसके बदले पैसे भी लेता है
है ना, चाहे वो सरकार से ले या लोगों से ले। तो ये दोनों ही आर्थिक गतिविधि है। आपको इसमें इतना ही बताना था, पहला आर्थिक गतिविधि का मतलब क्या होता है, कोई भी एग्जाम्पल उसमें देना था। तो 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसी का ही दूसरा ऑप्शन था, गैर आर्थिक गतिविधियों को उदाहरणों के माध्यम से समझाइए। फर्स्ट वाले ही क्वेश्चन के जैसे ही इसी का ऑपोजिट है कि गैर आर्थिक गतिविधियाँ क्या होंगी, उसका पहले तो मतलब समझाएंगे। जैसे गैर आर्थिक गतिविधियाँ वे गतिविधियाँ होती है जिनको करने के लिए किसी भी प्रकार का पैसे का लेन देन नहीं होता, जैसे कि परिवार के लोगों द्वारा अन्य लोगों के लिए खाना पकाना, या फिर लोगों द्वारा लोगों को बिना किसी पैसा लिए खाना, कई लोग खिला रहे होते हैं, जैसे कि भंडारा करते हैं, बाकी सारी चीज़ें करते हैं, या दान कर देते हैं कुछ चीज़ों को, वो सारी चीज़ों में क्या होगा, गैर आर्थिक गतिविधियाँ होंगी, क्योंकि उनको करने के लिए किसी भी तरीके का पैसे का लेन देन नहीं होगा। तो आपको इतना ही इसमें बताना था। 22 क्वेश्चन में आपको क्या बताना था, नदी प्रदूषण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 कारणों का उल्लेख कीजिए। तो आपको यहाँ पे ये नहीं बताना था कि नदी का प्रदूषण है क्या, यहाँ पे आपसे सीधे सीधे कारण पूछे गए, सीधे सीधे 2 कारण आपको लिखने थे। तो नदी प्रदूषण कैसे होता है, बहुत सारे कारण होते हैं नदी प्रदूषण के, जैसे कि नदियों में कई बार तेल फैल जाता है, लोग तेल वेल उसमें डाल देते हैं। दूसरी बार क्या होता है कि जो भी फैक्ट्रीज़ का जो भी अपशिष्ट पदार्थ होता है, उसका जो भी निकला हुआ वेस्ट मटेरियल होता है, वो भी लोग नदियों में डाल देते हैं फैक्ट्री वाले, तो उससे नदियाँ प्रदूषित होती हैं। जैसे कि अपने यमुना के आसपास आप कभी गए होंगे, आपने देखा होगा यमुना काफ़ी जगह से आपको सफ़ेद सफ़ेद या बहुत ही काली दिखती है, क्योंकि नदियों का प्रदूषण उसमें आ जाता है। इसके अलावा क्या कारण होता है, शहरों से भी जो सीवर के का जो पानी वगैरह होता है वो नदियों में मिला दिया जाता है ना। तो इस तरीके की, या फिर लोगों के द्वारा वहाँ उसके किनारे कपड़े धोना या अपनी कुछ एक्टिविटीज़ करना जिससे कि नदियों में गंदी चीज़ें जाएँ, तो ये सब नदी के प्रदूषण के होने के कारण है। या किसी केमिकल का फैल जाना, उसमें अगर हमने उर्वरक डाल दिए ज़्यादा, है ना, जैसे कि खेतों में लोग डाल देते हो, फिर वहाँ से बारिश हुई, फिर वो सारा उर्वरक बह के नदियों में चला गया, उससे भी प्रदूषित होती है नदियाँ। तो बहुत सारे कारण होते हैं नदी के प्रदूषण होने के। यहाँ पे हमको 2 कारण ही लिखने थे, इसमें बोला गया है कि आपको सिर्फ 2 ही लिखने हैं, तो किन्हीं भी 2 का लिखना था। 3 में क्या था, 18वीं शताब्दी में लुई 16 के राज्यारोहण के समय फ्रांसीसी साम्राज्य की आर्थिक स्थिति का वर्णन कीजिए। तो आपको एक पे शॉर्ट में बताना था कि लुई 16 के समय में क्या हुआ था कि जो आर्थिक स्थिति थी वो ज़्यादा अच्छी नहीं थी, क्योंकि कई सारे उन्होंने युद्ध भी स्टार्ट किए हुए थे, बहुत ज़्यादा समय वो लोग युद्धों में लगाते थे, और जनता को की जो परेशानियां हैं वो उसकी तरफ राजा ध्यान नहीं देता था। कृषक थे, उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, क्योंकि उनको टाइड और टाई 2 तरीके के टैक्स देने उनको होते थे। तो यानी कि कृषक जो थे बहुत ज़्यादा गरीब थे, और जो भी ज़मींदार लोग हैं वो उनका शोषण करते थे, आर्थिक शोषण। तो इस तरीके की चीज़ें हम लोग इसमें लिखना था हमको। कोई भी 2 चीज़ें लिखनी थी, क्योंकि देखो जब भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपको सिर्फ 2 ही चीज़ें उसमें या 2 ही पॉइंट्स लिखना है, इसीलिए सामने मार्क्स भी दिए जाते हैं। और 40 वर्ड्स में लिखने होते हैं हमको, तो 40 वर्ड्स में हम एक लाइन में, 20 वर्ड्स में तो एक लाइन ही ख़त्म होती है, एक ही कारण हम लिख पाएंगे, तो हमको इसमें 2 ही पॉइंट्स लिखने होते हैं। 24th में भी हमको यही पूछा है, शॉर्ट में ही लिखना है। रंग भेद से क्या तात्पर्य है, तो सबसे पहले हमको इसमें समझाना है कि रंग भेद होता क्या है। तो रंग भेद का मतलब क्या होता है, अगर हम किसी भी इंसान के साथ में उसके रंग को लेकर अगर उनके साथ में भेदभाव करते हैं कि कोई गोरा है या काला है, अगर हमको इस वजह से उनके साथ में भेदभाव करते हैं तो वो रंग भेद कहलाता है। इतना ही हमको इसमें समझाना था। जैसे कि साउथ अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में ये काफ़ी ज़्यादा होता था, क्योंकि अंग्रेज़ लोग जो वहाँ उपनिवेशवादी साम्राज्य के जो हिस्सा थे, जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ था, साउथ अफ्रीका और इंडिया और भी बहुत सारी कंट्रीज़ थी, तो वो अपने आप को ज़्यादा ऊंचा दिखाने के लिए या लोगों को दबाने के लिए भी इस तरीके की नीति का इस्तेमाल करते थे। तो अब यहाँ पे कंट्रीज़ का नाम भी लिख सकते थे, और मेनली आपको यहाँ पे यही बताना था कि रंग भेद से आप क्या समझते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा शब्दों में लिखना था, 40 शब्दों के अंदर ही आपको लिखना था, तो इतना ही इसमें करना था। आगे था कि कृषि की आधुनिक तकनीकों का पर्यावरण पे क्या प्रभाव पड़ा है। ये थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का, 3 मार्क्स का है ये। तो इसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी कि जो ये लघु उत्तरीय वाले प्रश्न थे इसको हमको कैसे और किस तरीके से करना था, और कितने पॉइंट्स इस तरीके के क्वेश्चंस में करने थे।
तो ये वाले मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। इस वाले में आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं होगी तो आप मेरे को बताएंगे कि ये चीज़ समझ में नहीं आई है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे।